Hello friends, welcome to the channel सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। लास्ट लेक्चर में हमने बकिंघम्स पाई थ्योरम्स की थ्योरी पार्ट को हमने कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम बकिंघम पाई थ्योरम्स के न्यूमेरिकल पार्ट को आज हम कवर करेंगे। तो प्रॉब्लम को हम आज देखेंगे, बकिंघम पाई थ्योरम्स के मेथड के द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बात बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बकिंघम पाई थ्योरम्स पे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, उसे समझते हैं। The resistance of R depend upon the length L, velocity v, viscosity mu and density rho और k। यहाँ पे बता रहा है कि रेजिस्टेंस फोर्स जो है R जो है वो डिपेंड है लेंथ L पर, वेलोसिटी v पर, विस्कोसिटी mu पर, डेंसिटी rho पर और k पर। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेलिक्स के कुछ प्रॉब्लम को देखे थे। कैलकुलेशन उसी टाइप्स के होंगे जहां हमने रेलिक्स मेथड के लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे। यहाँ भी कैलकुलेशन उसी टाइप का होगा, बस इसमें डिफरेंट ये है कि हमने वहाँ नंबर ऑफ़ वेरिएबल 3 टर्म्स तक देखे थे, मैक्सिमम 4 टर्म्स तक देखे थे, लेकिन मोर देन 4 टर्म्स अगर वेरिएबल आ जाता है तो इसको हम बकिंघम पाई थ्योरम्स के जरिए सॉल्व करते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। हम स्टेप वाइज चलेंगे। पहला स्टेप हम इस तरह से लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। रेजिस्टेंस फोर्स R जो है वो एक डिपेंड है, इसका मतलब फंक्शन ऑफ L, V वेलोसिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी, K। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो यहाँ पे हमको देख रहा है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 6। L, V वेलोसिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी, K और रेजिस्टेंस। बकिंघम पाई थ्योरम्स का डेफिनेशन आपने पढ़ा है या फिर स्टेटमेंट पढ़ा तो इसमें दो भागों में बांटा गया, एक नंबर ऑफ वेरिएबल को जो फिजिकल फेनोमेना में होता है और एक m वेरिएबल को जो फंडामेंटल फेनोमेना में या फंडामेंटल डायमेंशन होता है। तो हमको पता है कि फंडामेंटल डायमेंशन 3 ही होते हैं, मास, लेंथ और टाइम, जिसे हम m, l और t भी बोलते हैं। तो फंडामेंटल डायमेंशन m जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो हम पाई टर्म निकाल लेंगे। पाई टर्म्स का हमने डेफिनेशन बकिंघम पाई थ्योरम में ही पढ़ा है कि पाई टर्म कैसे निकाला जाता है। तो नंबर ऑफ पाई टर्म हो जाएगा n माइनस m। तो यहाँ पे पाई टर्म्स 3 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अब हर जो पाई टर्म होगा वो 3 भाग में होगा, पाई 1, पाई 2, पाई 3। मतलब कैलकुलेशन जो होगा अब अलग अलग सेपरेट पार्ट में होगा, पाई 1, पाई 2 और पाई 3। अब इसे हम जितने भी वेरिएबल हमारे पास है सभी के डायमेंशन हमको याद होने चाहिए। तो इस डायमेंशन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, इसके फॉर्मूला को पुट करके इसकी डायमेंशन को निकालिए, जो कि मैंने लेक्चर 2 में इस सब्जेक्ट को कवर किया है। तो उस लेक्चर को अगर आप देख लेते हैं तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि डायमेंशन किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ पे डायमेंशन हम डायरेक्टली पुट करते हैं। R इक्वल टू रेजिस्टेंस एम एल टी का पावर -2, म्यू इक्वल टू एम एल -1 टी का पावर -1, V वेलोसिटी L टी का पावर -2, डेंसिटी रो एम एल पावर -3, जहाँ पर K बल्क डेंसिटी है। याद रखिएगा ये यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म नहीं है K। तो बल्क डेंसिटी का डायमेंशन होता है m, L का पावर -1, T का पावर -2। हमने डायमेंशन यहाँ पर पुट कर दिया। अब हमें रिपीटिंग वेरिएबल को चॉइस करना है। रिपीटिंग वेरिएबल का मतलब है कि लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि बकिंघम पाई थ्योरम से कुछ रिपीटिंग वेरिएबल होते हैं जिसको हम चॉइस करके ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ उसको कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम रिपीटिंग वेरिएबल को चॉइस करते हैं। स्टेप 2 में हम देखते हैं प्रत्येक टर्म जो है वेरिएबल इक्वल टू के। ऑब्वियसली हमने नंबर ऑफ पाई टर्म्स 3 निकाला है और नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास 6 था, तो हर टर्म जो है वो 3 के इक्वल होगा। यानी इसको इस तरह से कर सकते हैं कि रिपीटिंग वेरिएबल जो है R, L,
वी म्यू रो, ये रिपीटिंग वेरिएबल, जहाँ आर जो है वो डिपेंडेंट है सब वेरिएबल पर। इसका मतलब है कि आर तो यहाँ पर रिपीट नहीं होने वाला है। आर यहाँ पर इंडिपेंडेंट पहले से हो गया, क्योंकि आर खुद डिपेंडेंट है इन सबों पे। तो इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उन सब पर आर जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, नहीं सेलेक्ट, और इसे सब रिपीट वैल्यू सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हर टर्म को, जो पाई 1, पाई 2 और पाई 3 टर्म्स को जो है हम कैलकुलेट करते हैं आगे। यहाँ पर पाई 1 टर्म रिपीटिंग वेरिएबल LA1 V1 रो C1। आपको एक चीज़ देख रहा होगा कि हमने रिपीटिंग वेरिएबल का चॉइस किस तरह से किया। आपने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। मैंने लास्ट लेक्चर के लास्ट ड्यूरेशन में हमने बताया था कि बकिंघम पाई थ्योरम की जो 80% रिपीटिंग वेरिएबल की चॉइस होती है वो इसी फॉर्म में होती है। तो इसी फॉर्म का मतलब ये है कि क्वेश्चन में अगर हमको इस तरह का फॉर्म दिया हो और जो डिपेंडेंट पहले से हो तो उसको हम रिपीटिंग वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ पर रिपीटिंग वेरिएबल जो होगा L, B और रो हो जाएगा, जहाँ A1 B1 C1 जो पाई 1 के लिए एक आर्बिट्रेरी वैल्यू हो जाएगा, और R जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है इन सभी पर। पाई 2 सेम इसी तरीके से लिखेंगे, जहाँ पे आर्बिट्रेरी फॉर्म A2 B2 C2 हो जाएगा, और विस्कोसिटी यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पाई 3 भी इसी तरह से लिखेंगे, A3 B3 C3, जहाँ K जो है वो बल्क डेंसिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने ऊपर पूरे पाई टर्म्स को लिख दिए। अब हमें नॉन डायमेंशनल लेस नंबर आपको पता होनी चाहिए। नॉन डायमेंशनल लेस का मतलब है कि अब देखिए, अगर कोई भी रिपीटिंग वेरिएबल चॉइस करते हैं, अगर वो नॉन डायमेंशनल होता है या उसकी डायमेंशन नहीं होती है तो आप उसको चॉइस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चॉइस करने का सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। एग्जांपल लीजिए लेंथ का, इसकी डायमेंशन m तो डायमेंशन लेस है, लेकिन l यहाँ पर डायमेंशन लेस नहीं है, t डायमेंशन लेस है। अगर ये तीनों डायमेंशन लेस होता तो ऑब्वियसली बात है हम इसकी चॉइस नहीं करते। फिर वेलोसिटी में सेम वही फंडा है, यहाँ पर t और l ये दोनों डायमेंशन है जबकि m डायमेंशन लेस है। तो डेंसिटी में भी सेम फंडा है। तो आप इतना जान लीजिए कि हमने जो रिपीटिंग वेरिएबल की चॉइस की है वो डायमेंशन के नंबर पे चॉइस की, ना कि अगर उसकी डायमेंशन नहीं होती। याद रखिए, उसकी डायमेंशन अगर लेस होती तो फिर हमें चॉइस नहीं करते, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन नहीं होती है। तो चलिए हम इसके स्टेप बाय हर पाई टर्म को आप सॉल्व करते हैं। तो पहले पाई टर्म्स की तरफ आते हैं हम। पाई 1 टर्म में आते हैं। प्रत्येक पाई टर्म को हम सॉल्व करने से पहले कुछ डायमेंशन की होमोजेनिटी जो होती है उसको लिखना पड़ता है। तो हम बहुत शायद जो पाई 1 को लिखेंगे, एक फंडामेंटल डायमेंशन लेस और दूसरी तरफ जो है फिजिकल डायमेंशन लेस लिखेंगे, जो कि हमने पाई 1 की वैल्यू लिखी है। तो पाई 1 में फंडामेंटल डायमेंशन M0 L0 T0 इक्वल टू, यहाँ पर पाई 1 के फॉर्म में हमने जो रिपीटिंग वेरिएबल था उसकी डायमेंशन को हमने यहाँ पे पुट किया है, जहाँ पर L की डायमेंशन L होती है क्योंकि फंडामेंटल यूनिट्स होती है। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने यहाँ पे पुट कर दिए, फिर डेंसिटी की डायमेंशन पुट कर दिए, उसके बाद हमने जो इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस की उसकी डायमेंशन पुट कर दी है। अब इन सभी की जो पावर है MLT सभी को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखते हैं इक्वेटिंग द पावर MLT ऑन बोथ साइड। यहाँ पे m इसको सेपरेटली कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी पावर को हम कैलकुलेट करते हैं। पावर ऑफ m, तब देखिए LHS और RHS दोनों तरफ आपको देखना होगा कि पावर ऑफ m कैलकुलेशन कैसे होती है। LHS की तरफ पावर यहाँ पर 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 0 होगा। अब RHS की तरफ देखिए, यहाँ पर पावर कहाँ पर है, पावर C1 आर्बिट्री के पास है। आर्बिट्री फॉर्म C1 के पास पावर है, मतलब यहाँ पर पावर 1 है, इसका मतलब C1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वहाँ पर भी पावर m है, इसका मतलब ये भी 1 है। तो लेकिन यहाँ पर जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पास जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो C1 + 1, यहाँ पर C1 की वैल्यू आपको पता चल गया होगा। C1 की वैल्यू क्या होते हैं, C1 की वैल्यू हो जाएगा -1। अब आगे चलिए हम इसे और सिंप्लीफाई तरीके से देखते हैं। जब हम पावर ऑफ L को कैलकुलेट करेंगे तो हम पावर ऑफ L को कैलकुलेट करने के लिए हम इसी तरह का
कैलकुलेशन करेंगे, LHS और RHS के पावर के टर्म को हम कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पर A1 प्लस B1 माइनस 3C1 प्लस 1 ये पावर L का कैलकुलेटिंग है। उसी तरह से पावर T की कैलकुलेटिंग करेंगे, माइनस B1 माइनस 2। याद रखिएगा यहाँ पर LHS और RHS की पावर को दोनों तरफ इक्वली काउंट करना है, तभी ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर यहाँ पर हमारे जो वैल्यू है आर्बिट्री फॉर्म के A1 B1 और C1 गलत हो गए, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो लास्ट आंसर होगा वो भी गलत हो जाएगा। तो A1 और B1 C1 की वैल्यू हमें आसानी से इधर से प्राप्त हो जाएगा। जैसे C1 की वैल्यू हमें -1 हो गया था, उसी तरीके से P1 की वैल्यू हमें T से निकल गया है, तो A1 निकालने के लिए हमें B1 और C1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो A1 निकल जाएगा। देख लीजिए, हम इसे सिंप्लीफाई तरीके से हमने दे दिया। आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर पाई1 की टर्म में अब हम लिख देंगे पाई1 इक्वल टू जो आर्बिट्री फॉर्म है जो उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पाई1 इक्वल टू L का पावर -2 B का पावर -2 रो का पावर -1 इंटू R। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। पाई1 इक्वल टू R अपॉन L², नीचे माइनस है तो नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली बात है माइनस हट जाएगा, V नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली बात हट जाएगा, और डेंसिटी ये भी नीचे जाएगा तो हट जाएगा, तो R अपॉन रो L² V²। तो ये पाई1 टर्म था जो हमने सॉल्व कर दिए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं पाई2 टर्म की तरफ। सेकंड पाई टर्म की तरफ हम चलते हैं। सेम उसी तरीका हमको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होगा, बस यहाँ पे चेंजिंग जो होगा वो हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें चेंजिंग होगा, और वहीं पर से कैलकुलेशन की जो वैल्यू है वो अलग हो जाएगी। तो सेम यहाँ पर से हम पूरी डायमेंशन को पुट करते हैं जिस तरह से हमने पाई1 टर्म में पुट किया था। तो पाई1 टर्म में को पुट करने के बाद हम देखते हैं पाई2 इक्वल टू MC2 प्लस 1, जहाँ पर हम पावर M की वैल्यू को इक्वेट कर रहे हैं या फिर काउंट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर पावर L की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पर पावर B की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमें पता है कि हमारा जो फंडामेंटल डायनेमिक्स है RHS जो हमने लिखा है M0 L0 T0, इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। C2 की वैल्यू -1 हो गई और यहाँ पर B2 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो A2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा B2 और C2 की वैल्यू को पुट करके। तो यहाँ पे B2 की वैल्यू हमें पुट हो गई। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा हो तो इसे पहले आप पॉज कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए, तो आपको इसे बेहतरीन समझ में आएगा, क्योंकि आपको जो वक्त लगेगा इसी कैलकुलेशन में वक्त लगेगा, बाकी आपको इस न्यूमेरिकल में कहीं पर भी वक्त लगने वाला नहीं है। तो चलिए पाई2 को अब सिंप्लीफाई करते हैं। L का पावर -1 B का पावर -1 रो का पावर -1 इंटू विस्कोसिटी। तो इसको हम अच्छी तरीके से फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद म्यू अपॉन LVP की आ गया नीचे। आपको पता है माइनस टर्म्स अगर आप हटाते हैं तो इसको अपॉन में या फिर डिवाइडेशन करते हैं तो ऑटोमेटिक ये निगलेक्ट हो जाता है। तो हमें पाई2 टर्म्स की वैल्यू पता चल गई है। हमने 3 टर्म निकालना है, तो चलिए अब लास्ट टर्म की तरफ चलते हैं, तीसरे टर्म की तरफ चलते हैं। तीसरे टर्म को हम फाइनली यहाँ पर लिख देते हैं LAQ B3 रो L3 K। तो K यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब डिपेंडेंट है रिपीटिंग वेरिएबल के। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे फंडामेंटल डायमेंशन लेस और यहाँ पर इसकी सारी की डायमेंशन हम पुट कर देंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे पावर ऑफ M, पावर ऑफ L और पावर ऑफ T। तो सेम यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके डायरेक्ट इसी के पावर में हम लिख दिए। M के कैलकुलेट कर रहे हैं तो C3 प्लस 1 आ रहा है, और L की कैलकुलेट कर रहे हैं तो A3 प्लस B3 माइनस 3C3 माइनस 1, और T की पावर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो -B3 माइनस 2। कोशिश करूँगा आगे से किस तरह की छोटी मोटी जो मिस्टेक हुई है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा आगे, तब इसके लिए थोड़ा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। C3 प्लस 1 यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा C3 का -1। अब A3 प्लस B3 माइनस 3C3 माइनस 1, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले आप B3 का वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर C3 और B3 की वैल्यू को पुट कीजिएगा A3 के इक्वेशन में, तो आपको यहाँ पर A3 की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो हमने पाई3 का वैल्यू पूरा आर्बिट्री फॉर्म निकाल लिया, तो इसको डायरेक्टली पुट कर देंगे L0 V-2 रो -1 इंटू K। तो इसको सिंप्लीफाई तरीके से लिख सकते हैं पाई3 इक्वल टू K अपॉन V²
रो। यहाँ पे L0 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये एक डायमेंशन लेस हो गया, तो डायमेंशन लेस इज़ नॉट काउंट इन इक्वेशन, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो फाइनली हमने तीनों टर्म पाई के कैलकुलेट कर लिए हैं, तो अब इसे एक जगह सिंप्लीफाई कर देंगे। तो हेंस लिखेंगे पाई 1 पाई 2 पाई 3 इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर अपॉन रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। ये आपको पाई 1 टर्म की वैल्यू है, पाई 2 की वैल्यू म्यू अपॉन एल वी रो का पावर 1। यहाँ पे पाई 3 की वैल्यू है के वी स्क्वायर रो, जहाँ वी वेलोसिटी है। तो ये फाइनली हमको प्रॉब्लम फर्स्ट की जो इक्वेशन होती है बकिंघम पाई थ्योरम के पाई टर्म के, वो हमें निकल गया है। तो हमने पाई 1 पाई 2 और पाई 3 को फंक्शन के फॉर्म में हमने लिख दिया था, पाई 1 पाई 2 पाई 3 को कैलकुलेट करके। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको रेजिस्टेंस आर जो है वो डिपेंडेंट है सभी पर, तो उसके अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन निकालना होगा। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। देखिए आर अपॉन रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू 5 फंक्शन ऑफ म्यू अपॉन एल वी पी के अपॉन वी स्क्वायर रो। याद रखिए ये रो है, कभी कभी मिस्टेक सभी कर जाते हैं, रो को पी समझने लगते हैं, कि जबकि ये रो जो है वो डेंसिटी है। तो हम आर के फंक्शन में लिखेंगे आर इक्वल टू रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर 5 ब्रैकेट के अंदर म्यू अपॉन एल वी पी के अपॉन वी स्क्वायर पी। तो ये आर जो रेजिस्टेंस जो था वो डिपेंडेंट था इन सभी पर, जिसका लास्ट और फाइनल इक्वेशन या फिर से आंसर बोल सकते हैं वो ये है आर इक्वल टू रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर 5 ब्रैकेट में म्यू अपॉन एल वी पी इंटू के अपॉन वी स्क्वायर पी, या फिर ये कॉमा ही है। तो ये प्रॉब्लम फर्स्ट का फाइनल आंसर था। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ये प्रॉब्लम में किसी भी तरीके की दिक्कत हुई हो तो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम ज़रूर देखिए। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें कैलकुलेशन और पाई टर्म्स की जो कैलकुलेशन होती है उसे हम दोबारा समझ सकेंगे, तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। चलिए प्रॉब्लम 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 2 को समझते हैं कि प्रॉब्लम 2 क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो इसको पढ़ते हैं। द प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी इन ए पाइप ऑफ डायमीटर डी एंड लेंथ एल ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी वी, विस्कोसिटी म्यू, डेंसिटी रो एंड रफनेस के। ये बता रहा है कि जो प्रेशर डिफरेंस डेल पी जो है वो एक पाइप में जिसका डायमीटर डी लेंथ एल है, वो टर्बुलेंट फ्लो के कारण वो डिपेंड करता है वेलोसिटी वी पर, विस्कोसिटी म्यू, डेंसिटी रो और रफनेस के पर। तो बकिंघम पाई थ्योरम्स की मदद से जो है इसकी प्रेशर डिफरेंस को आपको निकालना है और ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा पी, मतलब प्रेशर डिफरेंस की जो एक्सप्रेशन है उसको भी ऑब्टेन करना है जब आप पाई टर्म निकाल लेंगे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन तरफ बढ़ने से पहले प्रॉब्लम में क्या कह रहा है उसकी डेटा को हम पुट कर देते हैं पहले। तो डेल्टा पी इज ए फंक्शन ऑफ डी एल वी म्यू रो के, ये सभी डायमेंशन है, फिजिकल डायमेंशन है। तो प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख रहे हैं डी एल वी रो म्यू के। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर 7 है। तो हम सभी जानते हैं कि फंडामेंटल डायमेंशन जो होता है वो 3 होता है, फंडामेंटल यूनिट MLT। तो हम पाई टर्म निकालने के लिए लास्ट प्रॉब्लम में हमने किस तरह से किया था, n-m। तो 7 - 3 = 4। तो हमको यहाँ पर 4 पाई टर्म निकालने हैं, 4 पाई टर्म हमें निकालने हैं। तो चलिए न्यूमेरिकली ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो इसे आसानी से आप टेंशन मत लीजिए, इसे काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इसे आप कंटिन्यू देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जितने भी वेरिएबल है उसकी डायमेंशन को हम पुट कर देते हैं।
उसकी डायमेंशन को पुट करते हैं। डी का डायमेंशन एल होता है, एल का डायमेंशन डायरेक्ट एल होता है। वेलोसिटी का डायमेंशन पुट कर दिए हैं, म्यू का डायमेंशन पुट हो गया है। रो का डायमेंशन हमने पुट कर दिया जो डेंसिटी, और के का भी डायमेंशन हमने पुट कर दिया जो कि बल्क डेंसिटी है। याद रखिएगा ये डायमेंशन अगर आपको याद नहीं है तो ये न्यूमेरिकल आपको कभी बनने वाला नहीं है, इसलिए पहले आप डायमेंशन को याद कीजिए किस तरह से डायमेंशन निकलता है। मैंने लेक्चर 2 में इसे अच्छी तरीके से समझाया है। तो चलिए अब हम इसकी दूसरी स्टेप जिसको हम बोलते हैं चूजिंग रिपीटिंग वेरिएबल, मतलब चॉइस करेंगे हम रिपीटिंग वेरिएबल जो रिपीट हो रहा हो। तो जब हम बकिंघम पाई थ्योरम्स की थ्योरी पार्ट को हम कवर कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि अगर डी और एल में अगर किसी वेरिएबल को चॉइस करना है तो डी को चॉइस कीजिए, वी और विस्कोसिटी यानी वेलोसिटी और विस्कोसिटी में चॉइस करना है तो वेलोसिटी को चॉइस कीजिए, डेंसिटी और के में अगर किसी चीज़ को चॉइस करना है तो आप डेंसिटी को कीजिए। तो हमने यहाँ पर रिपीटिंग वेरिएबल जो कि रिपीट करता है वेरिएबल उसको हमने चॉइस कर लिया है। डी डायमीटर, वी वेलोसिटी, रो डेंसिटी, ये हमारा रिपीटिंग वेरिएबल है। चलिए हम आगे चलते हैं, इस न्यूमेरिकल के आगे के पार्ट में चलते हैं। आगे की पार्ट में हम देखते हैं, हम इसको पाई टर्म इस तरह से लिख सकते हैं, पाई 1 इक्वल टू डी ए वन वी बी वन रो सी वन और डेल्टा पी जो कि डिपेंडेंट है। तो जाहिर सी बात है जो भी रिपीटिंग वेरिएबल के बाद अगर कोई वेरिएबल बचता है तो वो डिपेंडेंट इन सभी पर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट ये सब वेरिएबल है। तो आप आराम से लिख सकते हैं पाई 2 में सेम वही आर्बिट्री फॉर्म लिखना है A2 B2 C2 और यहाँ पे डिपेंडेंट L हो जाएगा। पाई 3 में भी सेम इसी तरह से लिखना है A3 B3 और C3, यहाँ पर विस्कोसिटी जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। पाई 4 में सेम इसी तरह से लिखना है, यहाँ पे के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा इन सभी के लिए। अब इसको हम अलग अलग टर्म में यानी हमारे पास 4 पाई टर्म है उसको सेपरेटली हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट पाई टर्म की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पाई टर्म की तरफ चलते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल्स को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और आपको यूज़फुल लग रहा हो या फिर समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। पाई 1 फर्स्ट टर्म, पुट डायमेंशन ऑन बोथ साइड, मतलब हमने जो पाई 1 टर्म्स को निकाला है डी आर्बिट्री फॉर्म में A1, वी आर्बिट्री फॉर्म में B1, रो आर्बिट्री फॉर्म में C1 और डेल्टा P, तो इस सबको हमने दोनों साइड डायमेंशन पुट कर देना है। फर्स्ट साइड में आपको पता है कि फंडामेंटल डायमेंशन होती है और सेकंड साइड में उसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं, मतलब LHS साइड में फंडामेंटल डायमेंशन पुट होती है और सेकंड साइड में जो भी वेरिएबल होते हैं उसकी डायमेंशन को हम पुट करते हैं। तो सभी वेरिएबल के हमने डायमेंशन को पुट कर दिया जो कि पहले ही हमने इसे सॉल्यूशन में उतार चुके थे या फिर लिख चुके थे, तो उसी के जरिए हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहे हैं। अब हम पावर ऑफ m, पावर ऑफ l और पावर ऑफ t को कैलकुलेट करेंगे दोनों साइड में, LHS और RHS दोनों में। ध्यान दीजिएगा ये जो पाई टर्म की जो कैलकुलेशन होती है वो इक्वल होती है, चाहे वो आप रेलिक्स मेथड में कर रहे हो या फिर बकिंघम पाई थ्योरम में कर रहे हो। तो उम्मीद है कि आपको अगर आप 1 से 2 क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस टर्म की कैलकुलेशन करने में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पावर ऑफ m को कैलकुलेट करते हैं। पावर ऑफ m को कैलकुलेट करने के हमें C1 की वैल्यू आ जाती है -1। पावर ऑफ l को कैलकुलेट करने के बाद हमको A1 की एक इक्वेशन आती है, क्योंकि हमें B1 की वैल्यू हमें पता नहीं है जो कि पावर ऑफ t के कैलकुलेशन से निकलेगा। तो B1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है, तो इसकी B1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू हम A1 में या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें A1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। हमें A1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। ये मैं आपको किस तरह से फाइंड आउट हुआ ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आपको भी आना चाहिए बिकॉज यू आर इंजीनियर। तो चलिए अब पाई 1 टर्म की हमें सभी वैल्यू आर्बिट्री फॉर्म आ चुकी है, तो इसको हम एक फॉर्म में लिख देते हैं, पाई 1 इक्वल टू D0 या फिर इसको डायमेंशन लेस भी बोल सकते हैं, V-2 रो -1 डेल्टा P। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन रो V²। तो हमको पाई 1 टर्म की जो इक्वेशन है वो आ चुकी है। आगे चलते हैं सेकेंड पाई 2 टर्म की तरफ। सेकेंड पाई 2 टर्म की तरफ कर चलते हैं। हम सेकेंड पाई 2 टर्म की जो वैल्यू है या इक्वेशन है उसको हम पहले पुट कर देंगे, D A2 V B2 रो C2
इंटू एल, जो कि इंडिपेंडेंट यहाँ पर है। तो अब जो भी आर्बिट्रेरी फॉर्म है A2 B2 C2 इस सभी की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले तो दोनों साइड हम डायमेंशन को, जो डायमेंशन वैल्यू उसको पुट करेंगे। इधर फंडामेंटल डायमेंशन होती है M0 L0 T0, इधर डायमेंशन की जो वेरिएबल डायमेंशन होती है सभी पुट होती है। यहाँ पे हम पुट कर दिए हैं। अब इसकी पावर ऑफ M, पावर ऑफ L और पावर ऑफ T को अलग अलग से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर से हमकी जो वैल्यू है आर्बिट्रेरी फॉर्म A2 B2 और C2 का आ जाएगा। तो हम पावर ऑफ M को कैलकुलेट करते हैं तो हमें C2 की वैल्यू आती है 0। पावर ऑफ T की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो B2 की वैल्यू आती है 0। पावर ऑफ L की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो A2 की वैल्यू आ जाती है -1, जो कि एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये आपको भी आना चाहिए। जब हम आर्बिट्रेरी फॉर्म A2 B2 C2 कैलकुलेट कर देते हैं तो हम डायरेक्ट सेकेंड पार्ट में जो हमने इक्वेशन पहले उतारा हुआ होता है या फिर पुट किया होता है उसको हम डायरेक्टली उसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो π2 = D1 V0 ρ0, यहाँ पे दोनों डायमेंशन लेस हो गया है तो इसकी तो काउंटे नहीं होगी, इंटू L। तो π2 = L/D, ये सेकेंड पाई टर्म्स की इक्वेशन होगी। चलिए आगे चलते हैं थर्ड पाई टर्म की तरफ। तो π3 की यहाँ पर जो टर्म की इक्वेशन है उसको हम यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे। बस चेंजिंग यहाँ पे जो वैल्यू में होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, जो कि यहाँ पर विस्कोसिटी है। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम डायमेंशन को पुट कर देंगे। यहाँ पे फंडामेंटल डायमेंशन और यहाँ पर वेरिएबल की डायमेंशन को पुट कर देंगे। अब यहाँ पर पावर ऑफ M, पावर ऑफ L और पावर ऑफ T की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे दोनों साइड में। याद रखिएगा दोनों साइड में LHS और RHS में दोनों साइड में पुट करना है, एक साइड में आप पुट ना कीजिएगा। पावर ऑफ M यहाँ पर हो जाएगा जिससे C3 की वैल्यू आ जाएगी। पावर ऑफ L यहाँ पर A3 का इक्वेशन आएगा। जब हम पावर ऑफ T कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर B3 की वैल्यू आएगी। तो हम पावर ऑफ हम T जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे B3 की वैल्यू आती है, तो हम डायरेक्टली A3 की वैल्यू B3 और C3 की वैल्यू को पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो हमने निकाल लिया है, जो कि A3 का इक्वेशन पहले ही हम निकाल चुके थे। अब इन सारी जो आर्बिट्रेरी वैल्यू है या फिर इसको बोल सकते हैं A3 B3 और C3 की जो वैल्यू है वो हम π3 टर्म की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो π3 की टर्म का इक्वेशन में पुट कर रहे हैं D का -1 V का पावर -1 O का पावर -1 इंटू विस्कोसिटी। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिएगा, विस्कोसिटी अपॉन D V रो, यहाँ पे वेलोसिटी V, डायमीटर D, डेंसिटी रो। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं π3 = μ/dV रो। ये इक्वेशन 5 हो गया। हमने इक्वेशन इसलिए बना दिए हैं ताकि आगे डायरेक्टली हम इक्वेशन भी पुट कर दें या फिर इस तरह से भी लिख दें कि π1 π2 π3 और π4 को अरेंज करने के बाद उसकी जो फंक्शन आती है। तो ये तो था π3 का इक्वेशन। चलिए आगे चलते हैं π4 में, यानी फोर्थ पाई टर्म में। तो चलिए फोर्थ पाई टर्म में चलते हैं। तो फोर्थ पाई टर्म में π4 की जो इक्वेशन है उसको हम पुट कर देते हैं और हम दोनों तरफ डायमेंशंस की वैल्यू पुट कर देते हैं और जितने भी डायमेंशन है उसकी जो पावर M L T है सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमें π4 की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि हमने वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया। जाहिर सी बात है हमने यहाँ पर वैल्यू इसलिए कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि हम समझते हैं कि आपको π1 π2 π3 की जो कैलकुलेशन है वो समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से यूनिवर्सिटी में या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं कीजिएगा, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। एक बार और मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो शॉर्टकट है आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं कीजिएगा, ये सिर्फ आपको समझने के लिए था। तो हम जितने भी पाई टर्म निकाले हैं सभी को एक जगह लिख देते हैं। तो फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा ∂P/ρv² L/D μ/dVp और K/D। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ΔP/ρv² = 5 फंक्शन ऑफ L/D μ/dV रो K/D। तो ये डेल्टा P के जो प्रेशर डिफरेंस का इक्वेशन था। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हमने क्वेश्चन में एक चीज़ पढ़ा था एक्सप्रेशन ऑफ HF, मतलब हमें प्रेशर डिफरेंस का एक्सप्रेशन निकालना है। याद रखिएगा HF जो होता है प्रेशर हेड जो होता है
या फिर फ्रिक्शन हेड जिसको बोलते हैं वो इक्वल होता है डेल्टा पी अपॉन रो वी स्क्वायर। तो चलिए हम इसको आगे प्रेशर डिफरेंस की जो एक्सप्रेशन है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, प्रेशर डिफरेंस की जो एक्सप्रेशन है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। जब हम एक्सप्रेशन ऑफ एच एफ फाइंड आउट करते हैं तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि डेल्टा पी जो होता है एक लीनियर फंक्शन होता है एल अपॉन डी तक। तो एल अपॉन डी का लीनियर फंक्शन होता है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन रो वी स्क्वायर इक्वल टू एल अपॉन डी, फाई फंक्शन ऑफ म्यू अपॉन डी वी रो इंटू के अपॉन डी। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन रो इक्वल टू वी इक्वल टू शायद चला जा सकता है, तो वी स्क्वायर इंटू एल अपॉन डी, फाई फंक्शन ऑफ म्यू अपॉन डी वी रो इंटू के अपॉन डी। जब हम इस इक्वेशन को हम दोनों साइड जी से डिवाइड करेंगे तो हम उसका जो नया इक्वेशन आएगा हमको डेल्टा पी अपॉन रो जी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू एल अपॉन डी, फाइव फंक्शन ऑफ म्यू अपॉन डी वी रो इंटू के अपॉन डी। ये हमें नया इक्वेशन आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेशन ऑफ एच एफ को फाइंड करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं एच एफ की एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए। हम यहाँ पर देखते हैं कि नए इक्वेशन में हमको फाई म्यू अपॉन डी वी पी जो कि फाई फंक्शन है कॉमा के अपॉन डी, यानी यहाँ में दो टर्म्स आपको दिख रहा है। तो इन दो टर्म्स को हम अलग अलग देखते हैं। पहला टर्म जो है हमारा म्यू अपॉन डी वी रो, ये जो है वो 1 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर के बराबर होता है, क्योंकि ये डी वी पी जो एक रेनॉल्ड्स नंबर्स का टर्म है या फिर रेनॉल्ड्स नंबर निकालने का एक फॉर्मूला है। तो ये एक टर्म जो है 1 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर होता है। सेकेंड टर्म में हम देखते हैं के अपॉन डी, यानी के अपॉन डी जो है एक रफनेस फैक्टर है। रफनेस फैक्टर हम इसको लिख सकते हैं एफ लिख सकते हैं, जो फ्रिक्शन फैक्टर आ जाएगा। जब हम रेनॉल्ड्स नंबर और रफनेस फैक्टर को एक जगह करेंगे तो फ्रिक्शन फैक्टर आ जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन आर ई रेनॉल्ड्स नंबर इंटू के अपॉन डी इज इक्वल टू एफ। आसानी से हम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम इसको अब नए इक्वेशन को देंगे डेल्टा पी अपॉन रो जी इक्वल टू 4f अपॉन 2 वी स्क्वायर इंटू एल अपॉन जी डी, जहाँ पर f जो हो जाएगा वो आपको बता ही दिए हैं कि 1 अपॉन आर ई मतलब म्यू अपॉन डी वी रो होता है इंटू के अपॉन डी। अगर आप कांस्टेंट टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करते या डिवाइड करते हैं तो वो चेंज नहीं होगा इस तरह के फॉर्म में। इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये 4f कहाँ से आया है या 4f अपॉन 2 कहाँ से आया है। ये कांस्टेंट टर्म आप मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग कीजिएगा तो इस तरह की इक्वेशन में चेंजिंग नहीं आता, क्योंकि डायमेंशन कांस्टेंट टर्म्स का डायमेंशन लेस होता है। तो फाइनल इक्वेशन की तरफ हम आते हैं इस न्यूमेरिकल के, या फिर फाइनल आंसर भी बोल सकते हैं। डेल्टा पी अपॉन रो जी इक्वल टू एच एफ, ये आपको पहले ही बता दिए हैं, ये इसके इक्वल होता है डी इंटू 2g। ये जो था हमारा एक इक्वेशन बन गया। जब हम आगे हाइड्रोलिक मैकेनिक्स के यूनिट्स को पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये फ्रिक्शन हेड का एक फार्मूला होता है जिसको हमने प्रूफ किया है। तो ये फाइनली इस न्यूमेरिकल के हिसाब से ये एक्सप्रेशन है डेल्टा पी का या फिर प्रेशर डिफरेंस का ये एक्सप्रेशन है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।